वेलकम टू ह्यूमन क्राइम कहानी। आज जिस केस की मैं बात करने जा रही हूँ वो ट्रैजिक है। इस केस में सिर्फ आरोपी पर ही नहीं, पूरे समाज पर गुस्सा आ जाता है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। 12 साल की छोटी बच्ची एक मोहल्ले में घूम फिर रही थी। बच्ची ने कपड़े नहीं पहने थे और बच्ची की टांगों पर खून लगा हुआ था, या यूं कहिए कि बह रहा था। इस बच्ची का ट्राउज़र पजामा नहीं था। बच्ची ने मोहल्ले में घर के दरवाजे पर खड़े एक आदमी से मदद भी मांगी, पर आदमी ने बच्ची को आगे जाने का इशारा कर दिया, यानी आदमी ने उस बच्ची को भगा दिया। ये एक ऐसी वीडियो थी जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। ज़ाहिर है आपके घर में भी बच्चियां हैं, आपके भाई की होंगी, बहन की होंगी, और हमारे घर में भी इस उम्र की बच्चियां हैं। ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। आप जानते हैं कि ये मासूम बच्ची कौन थी? और ये बच्ची बिना कपड़ों के इधर उधर मोहल्ले, गलियों और रोड पर क्यों फिर रही थी? वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं दिन में जॉब करती हूँ और रात में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सतिया डिस्ट्रिक्ट के गाँव में एक कच्चे घर में 12 साल की छोटी सी बच्ची अपने दादा, बड़े भाई और पापा के साथ रहती थी। इसकी माँ बहुत साल पहले अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई थी, यानी कि घर में सिर्फ एक बच्ची थी जो वाहिद फीमेल थी और बाकी सब घर में मेल थे। माँ के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फो नहीं है कि वो कहाँ गई और कहाँ गई नहीं। इस 12 साल की बच्ची की केयर इसके दादाजी करते थे। जाहिर है जब घर में कोई फीमेल नहीं होगी, भाई भी मसरूफ़ है, भाई भी बिज़ी है और पापा भी बिज़ी है, तो दादाजी इसका ख्याल करते थे। बच्ची 8 क्लास में पढ़ रही थी। बच्ची पढ़ाई में थोड़ी सी कमज़ोर थी। कमज़ोर होने के बावजूद अपना 100% देने की कोशिश करती थी। इसके अलावा स्कूल के बाहर भी बहुत सारे टेस्ट देती रहती थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं, वो जो सुबह के टाइम होते हैं, वो भी बच्ची दे दिया करती थी। इन होल एक अलग अलग टेस्ट देने से उसकी स्टडीज़ में हेल्प हो जाती थी। वो रोज़ सुबह तैयार होकर अपने कुछ फ्रेंड के साथ पैदल ही स्कूल जाया करती थी। करीब 4:30 बजे वो स्कूल से घर वापस आ जाया करती थी। 24 सितंबर 2023 के दिन नॉर्मली बच्ची रोज़ की तरह सुबह तैयार होती है, पर उस दिन उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम था। तो सुबह अराउंड 9 बजे वो सुबह अपने साथ पढ़ने वाले 7 बच्चों के साथ रिक्शे में बैठती है, जहाँ से वो मांझा गांव में जाती है। मांझा गांव पहुँचने के बाद वो स्कूल में चली जाती है। अच्छा, मांझा गांव में इस बच्ची का स्कूल है और बच्ची अलग गांव में है। यहाँ पर उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम था, पर स्कूल में एक मसला पैदा हो जाता है। जैसे ही बच्ची एग्ज़ाम हॉल में पहुँचती है, उसे पता चलता है कि उसका एडमिट कार्ड में कोई मसला है। जो कि बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ तो ये चीज़ सामने आई कि बच्ची के एडमिट कार्ड में कोई मसला नहीं था। दरअसल टीचर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसका एडमिट कार्ड पढ़ने में एग्ज़ाम ना देने की वजह से वो मांझा गांव का पता ना होने की वजह से वो स्कूल से बाहर आ जाती है। अब जबकि टीचर ने उसे कह दिया है कि तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं है, तो बेचारी बच्ची परेशानी में स्कूल से बाहर आ जाती है और घर से अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए निकल जाती है। वो एक रिक्शे में बैठती है। रिक्शे वाले ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। बच्ची कहती है कि भैया सीधे चल लो। कुछ देर सीधे चलने के बाद बच्ची ने रिक्शे वाले से कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो रिक्शा वाले ने उसे बीच रास्ते में ही उतार देता है, जिसके बाद वो 12 साल की बच्ची चलकर मांझा गांव के मेन जगह में आ जाती है। ये सब कुछ अराउंड 10 बजे के करीब तक हो रहा था। अब वो बच्ची वापसी की तरफ हो लेती है। अब वो वापसी के लिए चल रही होती है कि उसे उसके दादाजी दिखाई देते हैं, क्योंकि दादाजी को पता था कि बच्ची को ज़्यादातर रास्ते नहीं पता है, बच्ची छोटी है, नासमझ है, तो वो ख़ुद बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं और अपनी पोती को समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगले साल एग्ज़ाम दे देना। दादाजी बच्ची को अच्छे तरीके से समझाते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम अगले साल दे देना। इसके बाद दादाजी बच्ची को घर के अंदर छोड़कर अपने किसी ज़रूरी काम से चले जाते हैं। अच्छा, ये सब कुछ बच्ची के साथ करीब 10 बजे के करीब हो रहा था, पर दादाजी जब शाम के 6 बजे घर आते हैं तो घर में क्या देखते हैं कि बच्ची घर में नहीं है।
दादाजी परेशान हो जाते हैं। वो अपनी पोती को ढूंढने लग जाते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती तो इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। ज़ाहिर है लॉ के मुताबिक पुलिस कहती है कि अपनी बच्ची को खुद ढूंढो या एक दिन रुको, यानी कि एक दिन रुका जाता है, फिर जो है रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस ने दादाजी से कहा कि अपनी बच्ची को एक दिन का मौका दो, अगर वो नहीं आती तो हम इसे खुद ढूंढने निकलेंगे और रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। पर जाहिर है बेचारे दादाजी का दिल नहीं मानता। उनकी पोती गायब थी। दादाजी अकेले पूरी रात अपनी पोती को ढूंढते रहते हैं, पर अगली सुबह तक उन्हें उनकी पोती नहीं मिलती और ना ही घर वापस आती है। दादाजी दूसरे दिन फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। पर इस बार एक्चुअली में पुलिस ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिख ली थी। जाहिर है दूसरा दिन हो गया था, अब तो पुलिस को रिपोर्ट लिखनी ही थी। ये बच्ची 25 सितंबर को 700 किलोमीटर दूर सतना से दूर नजर आई और वो उज्जैन की गलियों में घूम फिर रही थी मदद मांगती हुई। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद मांग रही थी। करीब 2.5 घंटे तक बच्चियों ने गलियों गलियों मोहल्ले मोहल्ले रोड रोड घूम कर मदद मांगी। उसने कम से कम 100 ढाबे और 200 घर क्रॉस किए। किसी ने भी इस बच्ची को देखकर इसकी मदद नहीं की। 9 बजे के करीब बच्ची एक आश्रम यानी यतीम खाने में पहुंचती है। इस आश्रम का नाम था डांडी सेवा आश्रम। इस आश्रम के एक पुजारी थे राहुल शर्मा। राहुल शर्मा एक काम से बाहर जा रहे थे। तब पुजारी जी की नज़र यानी राहुल शर्मा जी की नज़र इस बच्ची को बाद नगर कॉलोनी की करीब 15 मिनट की दूरी पर पड़ती है। वहाँ से बच्ची को ये रास्ते में आते हुए देखते हैं। पुजारी जी ने तुरंत अपने कपड़े इस बच्ची को ढके। हालांकि आप लोग ख़ुद भी जानते हैं कि वो एक पुजारी थे, पुजारियों के पास खुद भी कपड़े कम ही होते हैं। इसके बावजूद पुजारी राहुल शर्मा ने बच्ची को अपने कपड़े दिए और बच्ची को छुपते छुपाते अपने साथ मंदिर लेकर आ जाते हैं। उन्होंने बच्ची से पूछा कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, वो कहाँ रहती है। पर इस बच्ची की लैंग्वेज और पुजारी जी की लैंग्वेज अलग थी, तो पुजारी राहुल शर्मा को बच्ची की ज़बान समझ नहीं आ रही थी और ये बच्ची बोल नहीं पा रही थी। बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अब पुजारी जी को एहसास हो जाता है कि बच्ची डरी हुई है, बोलेगी नहीं, वो कुछ नहीं, एटलीस्ट वो फिर सोचते हैं कि कुछ नहीं, एटलीस्ट बच्ची लिख तो सकती है। तो उन्होंने इस बच्ची को एक पेन और पेपर दिया, ये सोच कर कि क्या पता बच्ची अपने पापा का फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ तो लिख देगी। पर बच्ची इतनी डरी सहमी हुई होती है, कांप रही होती है कि वो कुछ भी लिख नहीं पाती। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फ़ोन का डायल पैड भी बच्ची के सामने रख दिया, पर फिर भी बच्ची ने कोई कॉल नहीं मिलाई। बच्ची ने इस समय पुजारी जी को एक ही सवाल का जवाब दिया। जब पुजारी जी ने पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, तब बच्ची ने हाँ करके सर हिलाया। अब पुजारी जी इस बच्ची को जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो पुजारी जी अब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ 20 मिनट में पहुँच जाती है। पुजारी जी इन पुलिस वालों को सब कुछ समझाते हैं कि बच्ची किस हालत में मिली, बच्ची का खून बह रहा था, बच्ची की पजामा नहीं था। तो पुलिस वाले सारी सिचुएशन समझते हुए बच्ची को सीधा अस्पताल ले जाते हैं। बच्ची का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि बच्ची को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप भी हुआ है। बच्ची पर इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरीज थी कि बच्ची को फ़ौरन इंदौर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। बच्ची की हालत इतनी सीरियस थी कि पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए पहले इसे इंदौर हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी समझा। बच्ची की पहले सर्जरी हुई, इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इस टीम में 28 पुलिस ऑफिसर थे। इन पुलिस ऑफिसर ने बिना सोए हुए रात दिन 4 रात काम किया। उसी दिन 25 सितंबर को पुलिस ने सारे मांझा गांव और बच्ची के घर से बाद नगर तक सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए, जो टोटल 700 थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि पुलिस ने कितनी इसमें मेहनत लगाई। 4 दिन तक पुलिस रात भर जागती रही और 700 सीसीटीवी कैमरा अच्छे तरीके से चेक किए। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद पुलिस ने ये खोज लगाया कि एक रिक्शे वाले ने इस बच्ची को तिरुपति कॉलोनी के बाहर
ड्रॉप किया था। यानी कि चलो शुक्र है 700 कैमरास के दरमियान ये बात तो सामने आई कि बच्ची को किसी रक्षा वाले ने तिरुपति कॉलोनी के बाहर छोड़ा था। 26 सितंबर को 7 बजे पुलिस ने इस रक्षे वाले को पकड़ा। इस रक्षे वाले का नाम राकेश मालविया था। जब पुलिस ने उस रक्षे का चेकिंग किया तो पुलिस को राकेश मालविया के रक्षे में कुछ खून के धब्बे मिले जो कि रक्षे वाले के बैक सीट पर थे। रक्षे वाले ने पुलिस को बताया कि उसे ये बच्ची खून भरी हालत में मिली थी। ये बच्ची रास्ते के एक तरफ चल रही थी। इस रक्षे वाले ने इस बच्ची को जीवन कैदी से अपने ऑटो में बिठाया था। यानी ये बच्ची जीवन कैदी कोई एरिया है वहाँ पर रक्षे वाले को मिलती है और उसे खून भरी हालत में रक्षे में बिठाता है और उसके बाद वो उसे 400 मीटर तक दूर तिरुपति कॉलोनी की तरफ ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। रक्षे वाले ने मज़ीद पुलिस को ये भी बताया कि बच्ची इस दौरान सारे रास्ते मुसलसल रोती रही और उसके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे। तो राकेश ने अपनी खाकी शर्ट बच्ची को पहनने के लिए दी थी। राकेश रक्षे वाले ने मज़ीद पुलिस को बताया कि बच्ची सारे रास्ते ये बताने की भी कोशिश करती रही कि उसके साथ कुछ हुआ है, पर रक्षे वाले ने सोचा कि ये बच्ची कहीं आसपास ही रहती होगी तो वो चलकर अपने घर चली जाएगी। राकेश का कहना ये भी था कि उसे उस टाइम समझ नहीं आया था, वो पुलिस से डर गया था, वो किसी मामले में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन वो आज पछताता है, गिल्टी फील करता है कि काश वो डायरेक्ट बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाता तो आज बच्ची की हालत बेहतर होती। चलो किसी में तो इंसानियत है। पर फिर पुलिस ने राकेश को अंडर आईपीसी 176 चार्ज किया। इसके बाद पुलिस को उज्जैन स्टेशन के बाहर कैमरा फुटेज में ये बच्ची दिखी। बच्ची 25 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक इस बच्ची ने 3 और ऑटो रिक्शा वाले के साथ स्टेशन पर बातचीत की थी। उज्जैन पर बच्ची ने 3 रिक्शा वाले के साथ बातचीत की थी। वो थर्ड रिक्शे वाले के साथ बैठी, यानी 2 रिक्शे वाले के साथ उसने बात की, उसकी मदद नहीं की, लेकिन थर्ड रिक्शे वाले के साथ बैठी। इसके बाद ये रिक्शा यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद इस थर्ड रिक्शा ने इस बच्ची को जीवन कैदी में छोड़ा जो बाद में राकेश को मिली। अच्छा, यानी जो राकेश है उससे पहले बच्ची किसी और रिक्शा में भी बैठी थी। अब पुलिस को यहाँ इतना तो समझ आ गया था कि उज्जैन स्टेशन के पास जो थर्ड रिक्शा बच्ची को मिला है इसमें इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। यानी जो बच्ची को सुबह 5 बजे बच्ची को जो स्टेशन के करीब रिक्शा मिला है उसमें इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने उस रिक्शे का नंबर नोट कर लिया। इस रिक्शे को ट्रैक किया। रिक्शे का नंबर था MP13 और इस रिक्शे वाले का नाम था भरत सोनी। अब भरत सोनी कौन था? भरत सोनी 38 साल का आदमी था। वो उज्जैन में बस स्टैंड के करीब अपने माता पिता भैया भाभी के साथ रहता था। यानी ये जो थर्ड रिक्शा वाला था ये उज्जैन में ही अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब जब फैमिली के साथ रहता है जाहिर है उसका कोई ना कोई पुलिस को रिकॉर्ड तो मिलेगा, तो पुलिस उसका पूरा रिकॉर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और मुख्तलिफ रिक्शे वालों से भी बातचीत करती है कि बच्ची कहाँ मिली, क्या हुआ, कि किसको बच्ची मिली किसको नहीं मिली। तो भरत सोनी पहले तो अपनी फैमिली की दुकान में काम करता था, ये डिटेल पुलिस को मिलती है, लेकिन ये केस होने से 6 महीने पहले वो अपने छोटे भाई का ऑटो रिक्शा चला रहा था। अक्सर लड़ाइयाँ करके घर का आता था। यानी ये जो रिक्शे वाला था ये झगड़ालू था। वो कभी कभी मुसाफिरों से भी लड़ता था, कभी दूसरे रिक्शा यानी दूसरे रिक्शा ऑटो वालों से भी लड़ता था। ये रिक्शे वालों ने सारी डिटेल दी कि भरत सोनी अच्छा आदमी नहीं था, लड़ाका था, झगड़ालू था, तंग करता था। भरत सोनी के पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस के चालान से बचने के लिए, पुलिस की रिपोर्ट से बचने के लिए वो अपना रिक्शा हमेशा रात को चलाता था, क्योंकि जिस एरिया में भरत सोनी रात को रिक्शा चलाता था उस एरिया में रात में पुलिस नहीं होती थी। 25 सितंबर को भी भरत सोनी उस ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़ा था जहां उसे ये बच्ची मिली थी। 25 सितंबर की सुबह के 5 बजे भरत सोनी बच्ची को जीवन कैदी के एक गांव की सुनसान जगह लेकर जाता है और इस बच्ची का शोषण यानी रेप करता है और शोषण करने के बाद बच्ची को जीवन कैदी में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और भागकर अपने घर चला जाता है। अपने घर वालों के साथ नॉर्मली नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है,
ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही वो कुछ करके आया है। भरत सोनी के पिता राजू सिंह ने भरत को सोशल मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ दिखाई, ये वीडियो दिखाई। भरत सोनी ने अपने पिता के सामने ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा शो किया जैसे वो पहली बार ये न्यूज़ सुन रहा है और देख रहा है। भरत के इस नॉर्मल बिहेवियर से भरत के पिता को शक ही नहीं होता कि उनके अपने बेटे ने ये सब कुछ किया है। अब पुलिस ने भरत को ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने भरत का मोबाइल ट्रैक किया और क्राइम के 3 दिन बाद पुलिस ने 28 सितंबर को भरत को गिरफ्तार कर लिया। बहुत पूछगछ के बाद भरत ने अपना क्राइम एडमिट किया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अंडर सेक्शन IPC 376 के तहत केस रजिस्टर्ड किया। पुलिस को इस बच्ची से ज़्यादा इन्फो तो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पुलिस के पास जो सबूत थे वो सिर्फ CCTV के थे। पुलिस ने भरत को क्राइम सीन पर लेकर जाती है ताकि मज़ीद एविडेंस सबूत इकट्ठा कर सके। पुलिस को वहां पहुंचकर और सबूत मिले, जैसे बच्ची के शूज़ और बच्ची के लोअर बॉडी का पजामा या ट्राउज़र, जो भी बच्ची को मिला वो सारे सबूत पुलिस को मिल जाते हैं। अब जाहिर है जब क्राइम जो है पुलिस के सामने आ गया था तो पुलिस तो देश की पुलिस सख्त हो जाती है। पुलिस जो है वहाँ पर भरत की शामत आ जाती है और वहाँ उसको मारना पीटना शुरू कर देती है। भरत वहाँ से भागने की यानी क्राइम सीन से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते भरत को गहरी चोट आ जाती है। पुलिस उसे पकड़ तो लेती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। पुलिस को उसको इतना ज़्यादा इंजरीज होती है कि पुलिस को उसे फ़ौरन अस्पताल लेके जाना पड़ता है। यहाँ भरत की सर्जरी भी होती है। कोर्ट ने भरत के 7 दिन के रिमांड का ऑर्डर देती है। पुलिस वालों के पास भरत के खिलाफ 2 टाइप के सबूत थे, एक टेक्निकल यानी CCTV, दूसरा फिजिकल यानी बच्ची का पजामा, शूज़ वगैरह। भरत ने अपना क्राइम भी कन्फेस कर लिया था, ख़ुद पुलिस वालों को क्राइम सीन पर लेके गया था, ये भी सबूत काफ़ी था। अब मेरे पास सवाल समाज के लिए ये है कि एक 12 साल की बच्ची की कोई मदद ना कर सका। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, 200 घर 200 ढाबा जो बच्ची को घर पहुंचा देता, किसी में इंसानियत नहीं थी। पुलिस थाने इतना ही नहीं, अगर बच्ची की मदद नहीं कर सकते थे तो पुलिस थाने के आगे कम से कम बच्ची को ले जाते, वहाँ पर छोड़ देते, बच्ची को कोई कपड़े दे देता। हमारी इंसानियत इतनी मर गई है, अगर कोई सामने नहीं आ जाता कम से कम पुलिस के थाने के बाहर छोड़ देता। लगता है कि 2023 में इंसानों की इंसानियत मर गई है। आगे चलते हैं। पुलिस को बच्ची के पास 120 रुपये भी मिले जो बच्ची को टूल बॉक्स वालों ने दिए थे। मोहल्ले वालों का कहना था वो बच्ची की हेल्प तो करना चाहते थे पर मोहल्ले वाले डर गए थे कहीं वो किसी लांजे में ना फंस जाए, इस वजह से उन्होंने इस बच्ची की हेल्प ही नहीं की। अब मोहल्ले वाले बच्ची की हेल्प नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम कोई भी शख्स, कोई भी इंसान उसे बच्ची को अगर थाने के आगे छोड़ देता, ख़ुद गायब हो जाता, लेकिन हेल्प तो बच्ची बेचारी की हो जाती। इस तरह गलियों में या कोई पैसे पकड़ा देता, ज़्यादा पैसे पकड़ा देता, कोई फ़ोन कॉल कर देता पुलिस को कि ये यहाँ बच्ची घूम रही है CCTV के सामने। इस केस में आगे जाकर सिर्फ इंसानियत अगर थोड़ी बहुत कहीं नज़र आई तो वो भरत सोनी के पिता ने दिखाई, जिन्होंने इंसानियत का एक छोटा सा कदम उठाया। भरत सोनी के पिता राजू सोनी का कहना ये था, अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और 2 पुलिस वालों ने बच्ची को फ़ौरन अपना ब्लड भी दिया। अजय वर्मा जो कि एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बच्ची की तमाम पढ़ाई का ज़िम्मा अपने सर ले लिया। अब यहाँ आगे जाकर कुछ इंसानियत मुझे हमें दिखाई दी कि एक पुलिस ऑफिसर ने इस बेचारी बच्ची का पढ़ाई का ज़िम्मा, चलो इतनी तो इंसानियत है लोगों में। और सबसे ख़ास राहुल शर्मा पुजारी जी, जिनको हम भूल से नहीं सकते, जिन्होंने बच्ची की मदद की। अगर वो बच्ची की मदद ना करते, ना जाने बच्ची के साथ आगे क्या होता। यानी अगर कोई बच्ची किसी करप्ट इंसान को, किसी ऐसे इंसान को मिल जाती, वो आगे जाकर इसको बेच देता, कहीं और गलत जगह लेके चले जाते। चलो राहुल शर्मा पुजारी जी ने इंसानियत की एक मिसाल कायम की। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है, क्या अभी इंसानों के अंदर इंसानियत बाकी है कि मर गई है? अगर इंसानियत मर गई है या खो गई है या गुम हो गई है, गायब हो गई है,
तो हमें इसे दोबारा वापस लाना होगा। इंसानों को अपनी इंसानियत को दोबारा वापस लाना होगा, तभी ये दुनिया चलेगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो में मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।